हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं PMKY 3.0 की, जो लॉन्च हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट पहले जो थी वो 26 अप्रैल बताई जा रही थी, लेकिन जो अब डेट जो एक्सटेंड हो चुकी है वो 17 मई तक इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो इसका डिटेल्ड RFP को हम एक बार पढ़ रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं कि किसी ट्रेनिंग सेंटर को या फिर किसी कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, जो भी एजेंसी है उसको ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किस तरीके से उसको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, किस तरीके से स्कोरिंग चेक करनी चाहिए, उसके बारे में ये पूरा आज का वीडियो है। तो आइए, वीडियो चालू करने से पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए एक बार हम वीडियो देखते हैं। RFP जो निकली हुई है PMKY 3.0 की, उसको फाइल करने के लिए दो तरीके के लोग इसमें फाइल कर सकते हैं, यानी दो तरीके की एजेंसीज। अब एजेंसीज का मैं आपको पहले क्राइटेरिया, एजेंसी से मतलब होता है आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, है ना। तो एजेंसी में इन चीजों को रेफर करता हूँ। जब भी मैं एजेंसी की बात करता हूँ तो इन चीजों को रेफर करता हूँ। तो दो तरीके की एजेंसीज जो है वो इस RFP को फाइल कर सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं दो तरीके की एजेंसी कौन सी। एक तो कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसने कभी स्किल का काम नहीं किया हो या PMKY में इससे पहले कभी लगाया नहीं हो। दूसरी एजेंसी है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स विद STT CSCM PMKY 2016 to 20 एंगेजमेंट, जिसने जो RFP एक बार आता है PMKY 2.0, PMKY की 2.0 में 2016 से 20 के लिए टारगेट्स दिए गए थे। तो जिन लोगों ने उसमें काम किया है वो भी इस RFP को भर सकते हैं और न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी इस RFP को भर सकती है। तो दो तरीके की एजेंसीज को इसमें टारगेट मिल सकता है। तो कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम इसमें देख लेते हैं कि आपका मतलब जो भी हाँ जो एजेंसी है वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब किसी से भी आपकी जो एजेंसी है वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, NSDC से आप लोग ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए आपकी एजेंसी, अगर आपने NSDC के साथ कोई भी काम किया है। ठीक है, और एनी एप्लीकेंट शुड हैव नो स्टैच्यूटरी ड्यूज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आपके स्टैच्यूटरी ड्यूज भी नहीं होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोजल का मैं आपको बता चुका हूं, प्रपोजल अभी लाइव है, RFP भी ऑनलाइन आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी वो 17 मई है। ठीक है, अभी काफी टाइम है और काफी पहले मैं इस बार वीडियो बना रहा हूं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है इस RFP से पहले, तो इन लोगों ने एक ईमेल आईडी दी हुई है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, जिसका है pmkyrfp.helpdesk@nsdcindia.org। अगर RFP से लेकर आपको लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं और उनको वो चीज मिल भी मतलब जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको उसका रिप्लाई वो लोग दे देंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रपोजल प्रिपरेशन कॉस्ट। आपको जो प्रपोजल जो भरने की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। तो देखिए, एक नॉन रिफंडेबल फी है 15,000। जी हाँ, ये बहुत कम है, आप इजीली कोई PMKY 3 को जो है भर सकते हैं। अगर हम और प्रोजेक्ट्स देखें इसमें तो बहुत ज्यादा हाई फीस होती है, जैसे कि राजस्थान के, अभी आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो पिछले वीडियोस की में जो 1 लाख 2 लाख इस तरीके का वहां पर अमाउंट सबमिट हो रहा था। तो अगर हम कंपेयर करें स्टेट मिशन से, इसकी फीस तो बहुत ज्यादा कम है। तो वन टाइम फी जो है वो 15,000 जा रही है और पर प्रपोजल जो है फीस वो है 2500 जा रही है, यानी 15,000 प्लस इतने प्रपोजल आप सबमिट कर रहे हो सेंटर के, वो 2500 वो ऐड होते जाएंगे, यानी 15,000 अगर दो प्रपोजल दे रहे हैं तो 15,000 प्लस 5,000, इस तरीके से 15 से 20,000 का टोटल खर्चा हो रहा है। इससे ज्यादा आपको प्रपोजल फाइलिंग का खर्चा नहीं आ रहा है ना। फिफ्थ पॉइंट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग या फ्रेंचाइजी अलाउड नहीं है। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इसमें आप फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। हालांकि मैं आपको पुराने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि जनरली लोग क्या क्रैक्स यूज में लेते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो हालांकि फिर भी ऑफिशियली इसमें जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है ना। और जिसके बाद लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट और वो सारी चीजें हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चीजें हो और ट्रेनिंग प्लेसमेंट का थोड़ा सा मतलब बैकअप हो, वो सारी कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन इसमें फाइल कर सकती है और टारगेट ले सकती है। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर 2016 से 20 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है PMKY 2.0 में, वो भी एलिजिबल है इसको फाइल करने के लिए। ठीक है, अब बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। जो लोग 2016 और 2016 से 20 वाली RFP में मतलब ट्रेनिंग पार्टनर बने थे और उन लोगों ने जो काम किया है
तो उन लोगों को क्या होगा कि जब ट्रेनिंग सेंटर जो है अपने स्मार्ट अप्रूव्ड दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीएमजीआई 2.0 में जिन लोगों ने काम किया तो उनके पास तो स्मार्ट अप्रूव्ड सेंटर होंगे, जिनका एक्रेडिटेशन एफिलिएशन पहले से हो रहा होगा, तो उनको वो वाले सेंटर्स उसमें शो करने पड़ेंगे, टीसीआईडी डालनी पड़ेगी। एज कम्पेयर न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहे हैं, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपका जो भी स्मार्ट सेंटर है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही वर्क ऑर्डर मिलेगा उसके बाद आप अपने सेंटर का एक्रेडिटेशन एफिलिएशन करवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहा हूँ, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए आरएफपी के अंदर 18.2 एनेक्स्चर है। 18.2 एनेक्स्चर जो है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सबमिट कराना है नोटरी कराकर, है ना। और उसमें स्टाम्प पेपर जो भी करवा रहे हैं तो उस लेटर में एक अंडरटेकिंग है, ठीक है। अंडरटेकिंग कम आइडेंटिटी बॉन्ड है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके का है कि उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर हमें फ्यूचर, अगर मतलब ये प्रोसेस पूरा होता है और टारगेट मिल जाता है हमें उस चीज का, तो हम लोग अपने जो सेंटर का है वो स्मार्ट एक्रेडिटेशन हम लोग करवा लेंगे। तो वो इस तरीके की अंडरटेकिंग है जो आप लोगों को देनी है अगर आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पूरा, जैसे आप मतलब ऑनलाइन आरएफपी फाइल कर देते हैं तो उसके बाद का भी एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं कि मतलब कंप्लायंसेस किस तरीके से होते हैं। तो स्टेज 1 जो होती है, जैसे आपने आरएफपी सबमिट कर दिए तो स्टेज 1 क्या होती है कि आपके कंप्लायंसेस चेक होंगे, मतलब एलिजिबिलिटी कंप्लायंसेस चेक होंगे आपके, है ना। जैसे आपने किससे अप्लाई किया है, आपके पास ट्रस्ट है, फर्म है, सोसाइटी है, क्या चीज है, उसके बाद एलिजिबल है हो रही है, मतलब सारे के सारे जो मतलब जो कंप्लायंसेस हैं वो आपने सबमिट किए या नहीं किए। तो पहला ये स्टेज 1 जो होता है ये सारे कंप्लायंसेस चेक कर लेते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेकंड होता है डेस्क इवैल्यूएशन। डेस्क इवैल्यूएशन में क्या होता है दो तरीके से होता है डेस्क इवैल्यूएशन, एक पार्ट ए पार्ट बी हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट ए में पूरा का पूरा आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, स्टेज 1 में तो क्या हुआ कि आपके कंप्लायंस चेक कर लिए कि आपके पास कंपनी में स्टेज 1 में यही था कि आपके सारे कंप्लायंसेस चेक होंगे, जैसे लास्ट 3 इयर्स की ऑडिटेड फाइनेंशियल है या नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाली नहीं डाली, ये चल, है ना। स्टेज 2 में मैं आपको बताया कि दो पार्ट में होगा। पार्ट 1 में आपके पास देखा जाएगा कि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, पास्ट स्कीम मतलब आपने किसी के साथ मतलब कोई भी गवर्नमेंट का काम कितना किया है, आपने कितने बच्चे ट्रेन किए हैं, कितने बच्चे आपने प्लेस किए। तो जो इसका वेटेज रहेगा वो 60% रहेगा, मतलब कि पूरा स्कोर जो रहेगा वो 60% रहेगा आपका, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस कितना है और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी है, आपने स्किल में कितना काम किया है। पार्ट बी अगर हम इसका देखें इसमें आपके पास जो है एग्जिस्टिंग इंफ्रा देखा जाएगा। शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, वैसे तो लिखा हुआ आरएफपी में बहुत ज्यादा है, मैंने आपको इसको शॉर्ट में बता दिया कि आपके पास इसमें एग्जिस्टिंग इंफ्रा देखा जाएगा। एग्जिस्टिंग इंफ्रा में भी क्या चीज देखी जाने वाली है कि आपके पास रेडी सेंटर है या नहीं है, आपके पास कौन सी जॉब रोल की लैब है, ठीक है, और आपने अप्लाई कौन सी जॉब रोल में किया है, और जिस जॉब रोल में आपने अप्लाई किया है वो क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबल है, उसका टारगेट अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी रहेगी और उसके हिसाब से आपको आरएफपी फाइल करनी रहेगी। तो ये था हमारा पार्ट ए। और पार्ट बी, पार्ट ए में मैंने बता दिया पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाएगा, और पार्ट बी में मैंने आपको बता दिया कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दोनों का वेटेज भी मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट ए का 60% है, पार्ट बी का 40% है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो इवेल्युएशन किया जाएगा। पार्ट ए को हम थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी किस तरीके से चलेगा। पार्ट ए में ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा, ठीक है। उसमें पास्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पास्ट स्किल देखा जाएगा, उसमें आपकी एनएसडीसी पार्टनरशिप भी देखी जाएगी, उसमें आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब आपका कितना टर्नओवर है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ ईयर एग्जिस्टेंस, आपने कब से एजेंसी चालू की अपनी, वो भी देखी जाएगी। तो ये सारी पार्ट ए में लाई करती है। पार्ट बी में क्या लाई करती है कि आपका कोई भी स्मार्ट एक्रेडिटेड सेंटर है या नहीं है, ठीक है, आपका उस सेंटर का जॉब रोल जो है वो एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन आपने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। तो पार्ट बी में इस तरीके की चीजें चेक की जाएंगी, ठीक है। ये जो चीजें मैंने बताई न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं अप्लाई करती हैं, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो 2016 से 2020 में है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको अभी हाल बताया कि एनेक्सर जो मैंने बताया था 18.1 उसमें जाकर आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, तो एक्रेडिटेशन एफिलिएशन आपको कुछ भी शो नहीं करना रहेगा, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी के बारे में हम लोग सारी चीजें समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, मतलब प्रपोजल किस तरीके से हमें तैयार करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी चीजें वैसे मिल ही जाएगी। आरएफपी आप खुद डाउनलोड कर लेंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं देखिए एक बात समझिए, जब भी आप मैं वीडियो डालता हूँ तो वीडियो डालते ही आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करके बोल देते हैं खाली है, तो उसमें थोड़ा वेट कीजिएगा, आधे एक घंटे में सारी चीजें ओके हो जाती है। जैसे जो भी आरएफपी के लिंक होते हैं वो मैं डाल देता हूँ, मतलब वो हाफ एन आवर या 1 घंटा लगता है वीडियो लाइव होने के बाद,
तो थोड़ा उसमें रुक जाया कीजिए या फिर उसको दोबारा चेक कर लीजिए कीजिए, तो सारे लिंक उसमें आ जाते हैं। हाँ, एनेक्स्चर 18 में हम लोग देख लेते हैं एक बार, 18.1 में हम लोग देख लेते हैं कि स्कोरिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने प्रपोजल फाइल कर दिया, अब प्रपोजल फाइल होने के बाद का क्या प्रोसेस होता है ना, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि हम सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर हमने अपनी प्रोफाइल में से वो किया है, मतलब खुद ही अप्लाई किया है, तो हम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है वो कितने वेटेज पर हो रहा है, क्या उसको सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम देख लेते हैं स्किलिंग एक्टिविटी अंडरटेकन इन पास्ट। ठीक है, आपने प्रोफाइल को लगाने, आरएफपी लगाने से पहले, इससे पहले कितनी आपने स्किलिंग में एक्टिविटी की है, तो वो आपको आ जाएगा, है ना, कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आपने ट्रेन किए आखिरी 4 साल में। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ट्रेन किए हैं वो जैसे 5000 से ज्यादा किए हैं तो आपको 15 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने 5000 से 2500 के बीच में किए तो 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके का इसमें दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी ये सारी चीजें आ रही हैं। तो जितना ज्यादा, जैसे 5000 से ज्यादा किया है तो आपको 15 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ऐसे ही इवेल्युएट करना है आपको कि आपने कितना कितना क्या किया है, और आपका स्कोरिंग आपके सामने हो जाएगा और उससे उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो इसमें पॉइंट है स्कोरिंग में वो प्लेसमेंट का है। अगर आपने 70% प्लेसमेंट दिया है तो आपको 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं सबसे ज्यादा। 70 से कम है, 60 से अब वो है तो 10 मिल रहे हैं। इसी तरीके से 50 से भी कम है तो 5 मिल रहे हैं, 50 से कम है तो 0 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पार्टनर है आप एनएचडीसी के तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, यस, नहीं है तो 0 मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ईयर एग्जिस्टिंग, 5 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है तो 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 5 साल से कम है तो 5 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ही क्या है, पूरी स्कोरिंग दी हुई है। फाइनेंशियल का भी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका 3 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो 15 पॉइंट मिलेंगे, 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में तो 10 पॉइंट मिलेंगे, 50 लाख से 1 करोड़ का है तो 5 पॉइंट मिलेंगे, 50 लाख से कम है तो 0 पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है इवेल्युएट करते हैं, है ना। तो आप इसको मतलब इवेल्युएशन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे प्रपोजल क्वालिटी इसमें दी हुई है। अगर जैसे आपका जो मतलब एरिया जो है अगर 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है सेंटर का तो उसमें आपको 40 नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, 3000 से 5000 में 25 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब इस तरीके का इसमें बताया गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी सेंटर्स हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की पूरी एक स्कोरिंग शीट दी है, आप इसको पढ़ लीजिए। मतलब अननेसेसरली ये ज्यादा टाइम लगेगा, मैं एक एक को पढ़ के बताऊंगा। आपके पास आरएफपी है, मैं हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि आरएफपी है, आप इसको आरएफपी को पढ़िए। सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स इसमें दिए हुए हैं और पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए हैं कि कितने कितने किस किस चीज के लिए पॉइंट। जो कुछ खास थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो ये पूरा था PMKVY 3.0 का आरएफपी, जिसकी लास्ट डेट है 17 मई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो इसी आरएफपी को ऑनलाइन किस तरीके से भरा जाता है वो बताएंगे। तो आप सबसे पहले मैं यही कहता हूँ, हमेशा आप इस आरएफपी को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि मैं फोन बहुत कम उठाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई बहुत कम करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए रिस्पॉन्स की जो रेट है वो बहुत डिले होती है। आप इस चीज को समझिए कि मेरे पास जो कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आप यूं समझिए एक दिन में 300 से 400 कॉल्स आते हैं, और अगर बात करें व्हाट्सएप मैसेजेस की तो व्हाट्सएप मैसेजेस जो होते हैं वो एक दिन में 500 से 600 व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है कि मैं उनको एक एक को रिप्लाई करूं और जवाब दूं, तो इम्पॉसिबल थिंग्स हो जाती है। और फिर भी मेरी टीम उन पर रिप्लाई करने में लगी रहती है, और वो जो रिस्पॉन्सिव रेट होती है वो डिले होती है। आप उनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि डेली के अगर 500 मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स करना एक बहुत टिपिकल चीज हो जाती है। तो प्लीज 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 अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ईमेल कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए, हम लोग उसको पूरी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी पर्सनल ग्रुप हैं, उनमें प्लीज शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़े और उन लोगों तक ये चीजें पहुंचे जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि एक प्रपोजल कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू गाइस।